हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं वो मैं प्रॉपरली आरबीएससी बोर्ड के लिए बना रहा हूं। ठीक है, कि जो आरबीएससी बोर्ड है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल देखे और सबके अंदर एक चीज नोटिस की कि वो सब सीबीएसई बोर्ड के लिए बने हुए हैं, है ना। ठीक है, मानता हूं कि जो इकोनॉमिक्स है वो 11th और 12th के लिए जो आरबीएससी और सीबीएसई की वो मैच ही करती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। उस थोड़े बहुत डिफरेंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि मैं प्रॉपरली आरबीएससी बोर्ड के लिए क्लासेस बना रहा हूं, एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जो सिर्फ आरबीएससी बोर्ड के लिए होगी। ठीक है, हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है वो सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है गाइस, तो आइए शुरुआत करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है अपना, किसके लिए है? 4th क्लास 12th आरबीएससी के। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देखते हैं ये क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस किसकी है? ये है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, कि इसके अंदर जो हम इंडिविजुअल लेते हैं या हम कंज्यूमर लेते हैं या प्रोड्यूसर लेते हैं या फर्म लेते हैं, तो उनका क्या काम होता है? वो अपने किस तरीके से पैसे खर्च करते हैं, किस तरीके से वो अर्निंग्स करते हैं, क्या क्या उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना। और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं खुद को, है ना। और जो अदर फैक्टर्स थे वो उनकी जो डिमांड और सप्लाई उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ए पॉइंट और बी पॉइंट में इसको डिवाइड किया है मैंने। इट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से एलोकेट करते हैं, उन एलोकेशन से और हम क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले कंप्लीट करते हैं इसको। इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि वो इस तरीके से यूज करता है कि उसे सबसे ज्यादा क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? कंज्यूमर की। प्रोड्यूसर होता तो, अगर प्रोड्यूसर को हम लेंगे तो वो चाहेगा कि जो उसका प्रोडक्शन है ना, जो उसका प्रोडक्शन है वो हाई लेवल पे जाए, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और हम बात करें जो फर्म होती है वो क्या चाहती है कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। ठीक है गाइस, तो ये इन सबके मोटिव होते हैं काम करने के। बी पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ड्यू टू द स्कार रिसोर्सेज। क्या है इकोनॉमिक्स? क्या है? एक सोशल साइंस है जो क्या करती है? स्टडी करती है प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम किस टाइप की? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, जो अराइज होती है। किस लिए अराइज होती है? मतलब किस लिए आती है वो? ड्यू टू स्कार रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो स्कार रिसोर्सेज। अब जो स्कार का मतलब क्या होता है? संसाधनों की कमी। क्या होता है? संसाधनों की कमी। ठीक है, तो ये होता है संसाधनों की कमी। स्कार रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कार रिसोर्सेज कहते हैं। उनकी कमी है ना, और वो इसीलिए जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और चीज को समझते हैं हम। ठीक है, तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि कोई एक चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की मदर ने उसे दिए हैं पैसे। ठीक है, उसे पैसे दिए हैं, या हम मान लेते हैं कोई बच्चा है जो कहीं पढ़ने आया है। ठीक है, वो पढ़ने आया है, मतलब जैसे कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के अंदर कोई बच्चा है वो कंपटीशन के लिए आया है और कॉलेज की तैयारी के लिए आया है, तो कुछ पर्टिकुलर जो है उसके एक्सपेंसेस उसको दिए जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, तो वहां सीन क्या होता है कि बहुत सारी जगह है उसे क्या करना पड़ता है? चॉइस क्रिएट होती है उसके सामने, क्योंकि उसके पास क्या है? जो मनी है वो फिक्स है। जैसे हम मान लेते हैं उसे महीने के 10,000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, उसके अकाउंट में कितने रुपए आते हैं? हर महीने उसकी जो फादर है वो 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो ये तो हो गए उसके रिसोर्सेज। ये क्या है? ये हो गए उसके रिसोर्सेज। हम एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। 10,000 रुपीज जो है वो क्या है? उसके रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब एलोकेशन फर्स्ट वन में क्या डाल दिया उसने? कि रेंट, जो उसने कमरा लिया है उसका रेंट देना है उसको। ठीक है, सेकंड वन कि उसको फूड की प्रायोरिटी है कि वो खाना बनाए या कहीं बाहर जाके खाए। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड वन उसके आ जाती है कि वो क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि भाई उसके ट्रैवल, है ना, ट्रैवल जो चार्जेस लगते हैं, जो फेयर लगते हैं उसके, वो जो खर्चे हैं वो दे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन जो फोर्थ वन है उसका क्या है? कि स्टडी मटेरियल,
जो स्टडी मटेरियल है, जो उसे बुक्स वगैरह परचेस करनी है, उसके अंदर उसे खर्च करना है। तो ये उसके पास क्या आ गए, चार चीजें आ गई जिसके लिए उसे क्या करना है, अपने स्कार रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ये जो चार पॉइंट है ये क्या है, एलोकेशन उन जगहों की, है ना। और जिससे उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, भाई मेरा काम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले उसने देखा कि भाई मुझे रेंट देना है, फिर फूड देगा या खाना खाएगा, ट्रैवल करेगा, स्टडी मटेरियल। तो ये क्या होगी, उसकी चॉइस लग गई, है ना, जिनके ऊपर उसे क्या करना है, पहले प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम, अब यहाँ जो प्रॉब्लम की बात है वो किससे रिगार्डिंग है, वो प्रॉब्लम की बात है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी से, ठीक है, कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमी की वो क्या होती है ना, क्योंकि स्कार रिसोर्सेज के कारण वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन क्या है, स्कार रिसोर्सेज क्या है, एलोकेशन क्या होती है, ठीक है, ये हमारी समझ में आया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं क्या है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशन। जो इकोनॉमिक क्या है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर रहे हैं कि स्टडी ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि बिहेवियर जो होता है इसका इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म एंड नेशन, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो गाइस अब देखेंगे जो इकोनॉमिक्स है ना, जो इकोनॉमिक्स है उसके कितने पार्ट हैं। तो गाइस इसकी दो ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस है ना, वैसे तो 4 ब्रांचेस होती हैं, बट हम मेनली 2 ही ब्रांचेस को रीड करते हैं, ठीक है। और जो हमारी पूरी बुक है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो वाज द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय रैगनर फिश, है ना, इन 1936, ठीक है। 1936 के अंदर जो रैगनर फिशर्स थे उन्होंने माइक्रो और जो मैक्रोज वर्ड थे इनको फर्स्ट टाइम यूज किया, ठीक है। मैं बच्चों एक चीज और बता दूं, ये दोनों वर्ड्स ग्रीक से लिए हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, है ना। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। इसलिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इनके बारे में पढ़ते हैं। और जो हम मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नेशनल के बारे में, नेशनल इनकम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेसिकली, है ना बच्चों, ये मैं पूरा एक टेबल नहीं है, हमारी जो बुक है, जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर पूरा एक टेबल दिया है ना। हम यहाँ टेबल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई माइक्रो के अंदर अगर हमें सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये बेस्ड होती है प्राइस थ्योरी के ऊपर, ठीक है। प्राइस थ्योरी का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर होता है या प्रोड्यूसर होता है या फर्म होती है वो अपनी चीजों को बेचने खरीदने में, ठीक है, डिमांड और सप्लाई जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कि अगर प्राइस में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है तो वो डिमांड में सप्लाई में क्या चेंजेस होते हैं, है ना। इसलिए हम इसके अंदर प्राइस थ्योरी को पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम क्या पढ़ते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है जो देश के अंदर चल रहा होता है ना, पूरे देश की बात होती है, यहाँ किसकी बात होती है, पूरे देश की बात होती है। इसलिए जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लोगों की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि नेशनल इनकम पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल देखते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, वो कैसे अचीव करते हैं, वो सारी चीजें उसके लिए होती है, ठीक है। सेकंड है द स्टडी लेवल इज इंडिविजुअल यूनिट। या इंडिविजुअल यूनिट मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल यूनिट कौन होते हैं, कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है और फर्म होती है ना। तो सिर्फ इनके लिए वही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके अंदर सिर्फ इन्हीं के ऊपर, वो जो सिंगल लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर वर्क किया जाता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर द स्टडी लेवल इज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। एक्सेट्रा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हो गए, जनरल प्राइस लेवल हो गया, है ना, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, है ना। तो वो सारे पार्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा जो इकोनॉमिक्स है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। ये क्यों डिफरेंस क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आपकी टेबल के अंदर है ना। आप उस टेबल को अच्छे से बुक में से याद कीजिए। नहीं आता है कुछ समझना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में और अच्छे से जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब देख रहे हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, है ना। साइंस कैसे है ये, है ना।
फर्स्ट वन है साइंटिफिक एनालिसिस आर सीक्वेंशियल, फैक्चुअल एंड लॉजिकल। मींस क्या है, जो भी साइंटिफिक जो भी कोई चीजें होती है जो साइंस के बेसिस पे होती है ना, तो उनका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंशियल चलती है, उनके अंदर कोई ना कोई फैक्ट होता है, उसको करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक होता है, तब जाके वो चीजें आगे प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिफिक। अब इसका इकोनॉमिक्स में कैसे काम हो रहा है? द एनालिसिस मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स इज बोथ फैक्चुअल एंड लॉजिकल। ठीक है, जो मेथड्स हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो कैसे होते हैं, लॉजिकल होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। बात करें तो इसके अंदर जो लॉज हम यूज करते हैं, है ना, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, इक्वी मार्जिनल, है ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और हम बात करें और भी कई हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे टोटल प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जो लॉ यूज कर रहा होता है ना, तो वो सब क्या है, वो जो साइंस के जो फैक्ट होते हैं वो इनके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो प्रूफ भी होते हैं इससे, है ना। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इज अ साइंस। ठीक है, अब बात करें इकोनॉमिक्स एज अ साइंस होती है तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे एक्चुअली सॉल्व, कि वो कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं और उन्हें असलियत में सॉल्व किया जाता है। जैसे हम बात करें कि किसी देश की पॉपुलेशन, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है, तो वो एक्चुअल है ना, हमें उसे कम करना पड़ेगा, है ना, और ये सारी चीजें ये जो है वो क्या है, एक्चुअल है। अगर किसी कमोडिटी के अंदर प्राइस में चेंज आ रहा है, एक्चुअल में आ रहा है ना, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में काउंट हो गया और हम उसे एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं फैक्ट्स की, है ना, जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं हम उनकी ही बात करते हैं। इनके अंदर प्रॉपर डेटा होता है ना, उस डेटा के ऊपर वर्क किया जाता है, तो उसे हम किसमें लेते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर लेते हैं। बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो ये क्या होता है, व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि उनको किस तरीके की होती हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ना, वो किसमें आ जाती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे बात करें कि व्हाट इज बैड और गुड, ठीक है, और बात करें रॉन्ग एंड राइट, है ना, तो ये ओपिनियन बेस्ड होती है। कैसी होती है, ये ओपिनियन बेस्ड होती है, लोगों के ओपिनियन को देख के फिर इसको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि लिकर, है ना, शराब की बात करें, शराब इकोनॉमी के लिए खराब है, बैड है, ठीक है, बट इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं जो हमारे पैसे को फ्लो को बढ़ाएंगी उसके लिए अच्छी है। तो क्या हम मार्केट में फ्लो बढ़ा दें लीकर का, शराब का, मार्केट में प्रोडक्शन कर दें ज्यादा, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो किसमें जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि भाई वो अच्छा है या बुरा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात थी किसके लिए, कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस है या नहीं है तो क्यों है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं उसमें, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इनको यूज कर रहे होते हैं, इसलिए क्या है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस है। जो लॉज हैं जितने भी वो सारे इसमें काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने जो साइंस है उस साइंस को दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में क्या होता है कि फैक्ट्स और डेटा को हम लेते हैं, और नॉर्मेटिव में हम किसको लेते हैं, बैड, गुड, रॉन्ग और राइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट कैसे है। आर्ट कैसे है ये, है ना, आर्ट रेफर टू फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी बाय विच अ वर्क इज कंडक्टेड इन द बेस्ट मैनर। ठीक है, आर्ट हमें क्या सिखाता है कि आपके पास मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए किसी काम को एक बेहतरीन तरीके से करने की, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, कि आर्ट क्या है, कला क्या है, कला ये है कि आप किसी चीज को एक सबसे बेस्ट मैनर तरीके से और सही मैनर में कर सको। ठीक है, जैसे हमें बुक्स मैनेज करनी है, बुक्स लगानी है कहीं पे, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन्हें किस मैनर में लगाया जाए, है ना। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी कॉपीज या बुक्स जो होंगी वो सबसे नीचे, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, एक बेस्ट और प्रॉपर मैनर होगा, ताकि चीजें जो बुक्स हैं वो गिरे नहीं। ठीक है, अगर हम सबसे छोटी नीचे लगा देंगे तो क्या होगा, मिसबैलेंस होता रहेगा, है ना। तो ये क्या है, ये आर्ट है, ये कला है। ठीक है, अब
इकोनॉमिक्स में कैसा है, इकोनॉमिक्स इज आर्ट व्हेन द बेस्ट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर सॉल्विंग एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर उसका हमें बेस्ट मेथड पता है सॉल्व करने का उस प्रॉब्लम को, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक्स इज आर्ट। वो आर्ट, इकोनॉमिक्स में वो आर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो सबसे लेते हैं पुअर्टी, है ना। हमारे देश में क्या है, सबसे ज्यादा पुअर्टी है, और पुअर्टी को सॉल्व करने का अगर कोई बेस्ट मेथड होगा और हम उसे अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक्स को आर्ट की तरह वर्क करवा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और बात करें कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, तो जो लॉज हम यूज कर रहे होते हैं, है ना, जिन लॉज को हम यूज करते हैं, जैसे लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला कंज्यूमर के लिए होता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए होता है, ये सारे ये किसमें चले जाएंगे गाइस, ये जो लॉज है ये बेस्ट मेथड है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा बेस्ट मैनर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज क्लियर एंड प्रूव दैट बाय यूज ऑफ लॉज एंड मेथड, जो लॉज और मेथड को हम यूज करते हैं, है ना, एंड स्टेप्स टेकन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इरिडिक्शन। इरिडिक्शन का मतलब उन्हें मिटाना है, हमें क्या करना है, उन चीजों को, अगर हम लॉज और मेथड और स्टेप्स को यूज करते हैं किस लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए, तो ये क्या बन जाता है हमारे लिए, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इसलिए वो इकोनॉमिक्स क्या बन जाती है, कला बन जाती है, क्योंकि वो क्या मदद कर रही है, वो ये मदद कर रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व किया जाए आराम से। ठीक है गाइस, आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस जिनसे हम क्या करते हैं, उन्हें मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं, है ना, जैसे लेट, जैसे हम करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, लेट बी द एक्स, की हमने क्या माना है, एक्स माना है, किसी की कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, किसी की सेलिंग प्राइस को एक्स मान लिया। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर जिन्हें हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम कहते हैं assumptions। ठीक है, every law is based on some conditions which are assumed as given and they are called as assumptions। ठीक है, जो लॉज होते हैं, जो भी इकोनॉमिक लॉज होते हैं हमारे, उनके अंदर हमें कुछ चीजों को मान के चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम बात करें लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, तो हम उसके अंदर मान के चलना पड़ता है कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ये रहेगी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी ये रहेगी, और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ये रहेगा, ताकि हम उस लॉ को वहां पर वेरीफाई करवा सकें। ठीक है, प्रूफ कर सकें उसे क्लियरली कि एक्चुअली वो लॉ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होंगे, है ना, तो हम देखेंगे कि जब हमने प्राइस को फिक्स किया है, तो अदर जितने भी, ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि कोई भी प्राइस और प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 बना रहे हैं प्राइस को, तो हमें उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो अदर जितने भी फैक्टर्स होंगे उन्हें हमें क्या लेके चलना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है, कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी टेस्ट, उसका हैबिट वो चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना, तो इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को अदर नाम दिया है सेल्टस पेरिबस, है ना। ये बार बार ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन ये होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। सेकंड वन है इकोनॉमिक्स यूनिट्स आर रैशनल। जितनी भी इकोनॉमिक्स की यूनिट्स हम यूज करने वाले हैं वो रैशनल होनी चाहिए, मतलब उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में, या हम वर्चुअल उन चीजों को ले रहे हैं, जो कंडीशन बना रहे हैं वो है ही नहीं, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक्स हो गई, है ना, वो रैशनल ही रहेंगी। फिर इकोनॉमिक मैन कैसा होना चाहिए, जिसके पास बहुत सारा पैसा ना हो, है ना, लिमिटेड इनकम हो, ताकि उसके ऊपर लॉस वर्क कर सके। अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। भाई आपको कोई चीज परचेज करनी है, उसके लिए भाई कोई भी मैन है, अगर वो इकोनॉमिक नहीं है और वो बहुत रिच है, तो उसके लिए हर चीज उसकी पॉसिबल होगी उसको परचेज करना। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक मैन है तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस बनानी पड़ेगी, है ना। तो वो चॉइस बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक मैन बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, क्या है आज का लास्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, है ना, उनके होने का क्या कारण है ना। कॉजेज मतलब कारण, किसके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के, है ना, कि ये क्रिएट क्यों होती हैं या इनके क्रिएट होने का क्या कारण है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन है अनलिमिटेड वांट्स एंड हैविंग डिफरेंट प्रेफरेंस। ठीक है,
इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि कोई पर्सन है और उसकी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। ऑलवेज सबकी वांट जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और उनकी अलग अलग डिफरेंट प्रेफरेंस होती है ना। उनको अलग अलग जगह सेट किया जाता है कि भाई मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, या मेरी पहले ये इच्छा पूरी हो जाए, फिर ये पूरी हो जाए, है ना। तो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, ठीक है। सेकंड वन है स्कार एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। स्कार का मतलब क्या होता है? स्कार का मतलब होता है संसाधनों की कमी। क्या होता है? संसाधनों की कमी। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कम है ना। उसके साथ साथ उनका कैसा है? अल्टरनेटिव यूजेस, यानी और भी बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कार एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे पानी, ठीक है, वो कैसा है? हमारे लिए स्केयर रिसोर्सेज है और उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे बात करें, घर के अंदर काम आता है, खेतों में काम आता है, फैक्ट्री में काम आता है, तो अल्टरनेटिव यूजेस हो रहे हैं, है ना। और कैसा है वो? हमारे लिए स्केयर है ना, स्केयर रिसोर्सेज है। थर्ड वन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वांट्स एंड मीन्स कि लोगों की जो इच्छाएं हैं और जो उनकी प्रेफरेंस है, अगर उनके बीच में सही मैनेजमेंट, सही कोऑर्डिनेशन होगा तो वो फुलफिल हो पाएंगी, और जो अननेसेसरी हैं वो फुलफिल नहीं होंगी और फ्यूचर के लिए हम उनको टाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है हमारी? स्केयर रिसोर्सेज के कारण क्रिएट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।